अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वन पेपर टेस्ट सीरीज़ का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर हम कंप्लीट ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। हम सारी वॉर्स को डिस्कस करेंगे, सारी बैटल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ट्रीटीज़ आ जाती हैं। हम यहाँ पे जितने भी एग्रीमेंट्स उनके हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, किस किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमाए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके पूरे सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया। डिटेल में एक एक चीज़ देखेंगे, सारे रूलर्स को देखेंगे, ठीक है, एक एक डेट्स को देखेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीज़ें कराऊँ, आपका ना मैं एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्टोरी की फॉर्म में याद हो और स्टोरी की फॉर्म में आप लोगों को पूरी कहानी पता हो। ठीक है, कोई भी आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछे तो आप लोगों को पता हो कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ठीक है, तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ना ज़रा डिटेल में कवर करते हैं और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने सिर्फ यही काम करना है कि गौर से आप लोगों ने सुनना है। नोट्स आप लोगों को ग्रुप के अंदर हर चीज़ मिल जाएगी। आपने बिल्कुल तवज्जो से इस चीज़ को सुनना है और चीज़ों को अच्छी तरह कवर करना है। ठीक है जी, सो हम स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर आप लोगों ने कवर करना है तो पहली आप लोगों को ये पूरी दास्तान आपको सुननी पड़ेगी, पूरी डिटेल आपको सुननी पड़ेगी, तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सर, सो हम बात स्टार्ट करते हैं 1599 से। इंडिया के अंदर सबसे जो अहम चीज़ थी जिसे ब्लैक गोल्ड कहते थे सर, वो थी ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च और स्पाइसेस जितनी भी थी, क्योंकि ये हाई वैल्यू कमोडिटीज़ थी। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे ट्रेड करने आते थे तो उनको बहुत ज़्यादा कीमतों को बर्दाश्त करना पड़ता था और वो देखते थे कि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं डच और पुर्तगीज़। जब वो यहाँ पे देखते थे कि डच और पुर्तगीज़ ने अपनी धाक बिठाई हुई है सारे, तो वो वापस गए और उन्होंने जाके अपनी जो उनकी क्वीन थी उनसे उन्होंने बात की। बात उन्होंने ये की कि डच और पुर्तगीज़ जितने भी हैं उन्होंने प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं। जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई तो ब्रिटिश ने एग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया। सो बात है 24 सितंबर 1599 की, जब रिच ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया फॉर ट्रेड सेल्फ। उन्होंने कहा कि यार हम सेल्फ ट्रेड क्यों ना करें, हम खुद क्यों ना जाके ट्रेड करें, हम उनसे क्यों लेते हैं ये सारी चीज़ें, हम खुद वहाँ पे जाते हैं, अपनी कंपनीज खोलते हैं, मुग़ल जितने भी वहाँ पे हैं उनसे बना के रखते हैं और ज़रा अपनी धाक वहाँ पे बिठाते हैं। जैसे डच वहाँ पे गए हैं, जैसे पुर्तगीज़ वहाँ पे गए हैं, हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो दे सेटल्ड अ कंपनी वर्थ 72,000 पाउंड्स। सो 72,000 पाउंड्स लगा के उन्होंने अपनी एक कंपनी वहाँ पे सेटल की। उसके बाद सर बात आती है यहाँ पे कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, इसको कंपनी को नाम दिया गया। 31 दिसंबर की बात है। क्वीन से उन्होंने बात की, क्वीन उनकी थी एलिजाबेथ। उससे उन्होंने बात की तो क्वीन ने, एलिजाबेथ ने उनको रॉयल चार्टर दे दिया। ठीक है, उनको ट्रेडिंग लाइसेंस दे दिया। ठीक है, एक स्टेट की तरफ से इजाज़त होती है कि आप फिलहाल मुल्क में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग लाइसेंस इनको मिल गया और उसके बाद जो है उन्होंने ट्रेड शुरू कर दी ईस्ट इंडीज़ के अंदर। ठीक है, और क्वीन ने उनको कुछ पावर्स दी, तो हम उन पावर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वीन ने उनको ये कहा कि आप अपनी करेंसी को प्रिंट कर सकते हो। देखो, इतना अपनी आवाम को ये ऊपर लेके आ रहे हैं, अपने मर्चेंट्स को इतना ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेड इतनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेक ओन लॉ, आप अपना लॉ बना सकते हो। सेट ऑन फॉरेन पॉलिसी, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकते हो। आप कोर्ट रन कर सकते हो। आप गिव पनिशमेंट, आप लोगों को पनिशमेंट भी दे सकते हो। ठीक है, यानी मर्चेंट्स को इतना ज़्यादा एम्पावर करना, यानी ट्रेड की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी ब्रिटिश की नज़र में। और ये भी राइट उनको दिया गया कि आप अपनी आर्मी बना सकते हो, आप उनकी ज़मीन यूज़ कर सकते हो और आप अपने क्लेम कर सकते हो अपनी जुरिस्डिक्शन को। सो 24 अगस्त 1608 की बात आती है। विलियम हॉकिंस केम टू इंडिया और सूरत में आके वो उन्होंने लैंड किया। ठीक है, कौन आया सर? विलियम हॉकिंस। बातों को देखें, ये सारे मेन पॉइंट्स एमसीक्यूज हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपकी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, अब एक मिनट के लिए यहाँ पे रुक जाए तो हम देखते हैं कि इंडिया की सिचुएशन क्या थी उस वक्त। ये जो सारे वहाँ से आ रहे थे तो ऐसा क्या था। सबसे पहली बात ये है कि मुगल्स का कंट्रोल पीक पे था, पहली बात है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 1600 की बात हो रही है, तो आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे रोकूँ तो 1600 में ज़रा आप लोग सामने देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 1600 में किसका पीरियड चल रहा था, ज़रा गौर से देखें सर। जी देखें, 56 से लेकर 1605, यानी 1600 यहीं पे आता है, यानी जहांगीर का एरा चल रहा था। ठीक है जी, तो जहांगीर ने ही इनको अलाउ किया था और प्रीवियस आप लोगों ने टेस्ट भी दिया है, देखा होगा। तो मैंने मुगल रूल कंप्लीट करवाया, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि थॉमस रॉय को अलाउ किया था जहांगीर ने कि 1615 के अंदर कि आए और अपनी यहाँ पे फैक्ट्रीज ओपन करे। ठीक है, और यहाँ पर सर 12 प्रोविंसेस थे और उनको हेड कर रहे थे गवर्नर।
ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया इंडस्ट्रियल पावर हाउस कहलाता था यहाँ पे, और इंडिया की जो टेक्सटाइल थी सर वो 25% थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो विलियम हॉकिंस ने ये डिसाइड किया कि टू जॉइन हैंड्स विद मुगल्स टू ट्रेड। ठीक है जी, कि मुगल्स के साथ हाथ मिलाया जाए, उनके साथ ट्रेड की जाए। ठीक है। और आगरा उस वक्त कैपिटल था। सो विलियम हॉकिंस जो है वो वहाँ पे जहांगीर के पास आता है और जहांगीर के साथ बड़ी अलग सलैक बनाता है, जहांगीर को गिफ्ट्स देता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक बात माइंड में रखिएगा कि मुगल्स से, ईस्ट ब्रिटिशर्स के आने से पहले कौन ट्रेड कर रहा था ईस्ट इंडिया इधर सब कॉन्टिनेंट के अंदर? मुगल्स के साथ पुर्तगीज़ और डच ट्रेड कर रहे थे। यानी मुगल्स ब्रिटिशर्स को कुछ समझते ही नहीं थे उस वक्त कि ये भी कोई चीज़ है, तो हकारत की निगाह से देखते थे इनको। तो मुगल्स के इलाके में कौन ट्रेड कर रहा था? डच ट्रेड कर रहे थे, पुर्तगीज़ ट्रेड कर रहे थे। तो मुगल्स की ज़्यादा अलग सलैक तो उनके साथ थी, ब्रिटिशर्स को तो कोई जानता ही नहीं था। ब्रिटिशर्स उस वक्त अपने पाँव जमा रहे थे। पहला बंदा आके जो जहांगीर से मिल रहा है वो कौन है सर? विलियम हॉकिंस है। ठीक है। तो विलियम हॉकिंस ने आके मुलाकात कर ली। उसके बाद यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि 24 मार्च 1603 इनकी क्वीन की जो है ना एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। जैसे ही एलिजाबेथ की यहाँ पे डेथ होती है तो एक नया किंग आ जाता है। अब एलिजाबेथ की जान छोड़ दें और न्यू किंग आ गया, किंग जेम्स। अब आपने इसको लेके चलना है। 18 सितंबर 1615 को होता क्या है कि किंग जेम्स अपना ऑफिशियल एम्बेसडर भेजता है सर थॉमस रॉय को। सर आ गया पॉइंट? यही मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया मुगल एरा के अंदर कि थॉमस रॉय आया था 1615 के अंदर। वो इंडिया आया, जहांगीर से मिला, जहांगीर को उसने इम्प्रेस किया, जहांगीर को बहुत ज़्यादा उसने गिफ्ट्स वगैरह दिए। ठीक है। अलग सलैक बनाई। और उसके बाद इसके ह्यूज एम्बिशंस थे। इसने वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ लगाने का सोचा और जहांगीर ने इसको अलाउ भी कर दिया कि भाई आप अपनी फैक्ट्रीज़ लगा सकते हैं। बात आती है 1640 की, तो इसने कन्विंस किया किंग को कि किंग को बहुत ज़्यादा लालच भी था। ठीक है। सब ने किंग को कन्विंस किया और एक इन्होंने कहा कि हम फोर्ट बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं। ब्रिटिशर्स ने कहा कि सर हमें को एक फोर्ट बनाने दें, हमें एक किला बनाने दें। देखें किस तरह पाँव जमा रहे हैं, देखें इस चीज़ को। हमें कुछ किले बनाने दें, और किले का उस वक्त नाम इन्होंने रखा सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज इन्होंने वहाँ पे नाम रखा और उसके बाद वही जाके मद्रास बना। ठीक है। आगे जाके सेकंड नंबर पे बात आती है सर जब 1640 के बाद 22 साल आगे देखें तो 1662 के अंदर किंग जो है जो हमारे पास जेम्स था सेकंड किंग, उसकी भी छुट्टी हो जाती है। चार्लेस आ जाता है, किंग चार्लेस आ जाता है, किंग चार्लेस टू। ये किंग बनता है। ये क्या करता है, अब देखें पाँव किस तरह जमा रहे हैं। ये पुर्तगीज़ जो उनसे पहले ट्रेड कर रहे थे, पुर्तगीज़ की क्वीन के साथ, कैथरीन के साथ शादी कर लेता है। ठीक है। मैं आप लोगों को एक सेकंड आपको पिक्चर की फॉर्म में समझाऊं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। सर ये इंडिया है। ठीक है। इंडिया के अंदर मुगल्स का रूल था। ओके। पुर्तगीज और डच पहले से यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। सर बात समझ आ रही है? मैं बिल्कुल आप लोगों को नर्सरी के बच्चों की तरह एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा। ब्रिटिशर्स बाहर से आते हैं, ब्रिटिशर्स अलग सलैक बनाते हैं मुगल्स के साथ। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पुर्तगीज़ की क्वीन कैथरीन के साथ जो है ना शादी भी कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो फिर एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। तो इनको दहेज में यानी कि डोरी के अंदर इनको बॉम्बे मिलता है, इनको एक्सेस मिलती है बहुत ज़्यादा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सेस मिल जाती है। सर अब तो रिश्तेदारी हो गई इनकी। ठीक है। तो पहले तो एक एक कला इनको पूछ के बनाना पड़ता था, है ना। सेंट जॉर्ज इन्होंने बनाया था, अब तो इनको पूरा बॉम्बे पोर्ट मिल गया जो आज का मुंबई है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ इनको मिल गई। उसके बाद बंगाल की तरफ देखा तो बंगाल बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था। इसकी टेक्सटाइल की बात कर लें, इसकी कॉटन की बात कर लें, इसकी फसलों की बात कर लें, बंगाल बहुत ज़्यादा था प्रॉस्पेरस। और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये ड्रीम था कि हम बंगाल के अंदर स्टेप इन करें। ठीक है जी। 1681 के अंदर होता क्या है कि जोशिया चाइल्ड होता है। जोशिया चाइल्ड कौन था, गौर से सुने। ये न्यू डायरेक्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये बड़ा एरोगेंट किस्म का आदमी था। ठीक है जी। 1886 के अंदर बंगाल के गवर्नर ने यह कहा कि मैं तो टैक्स बढ़ा रहा हूँ, मैं तो 2 से 3% टैक्स बढ़ा रहा हूँ। तो जोशिया चाइल्ड जो कि नया डायरेक्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने रिफ्यूज़ भी किया और उसने धमकी भी दी कि मैं तुम्हारा चिट्टागोंग जो कला है, मैं उसको जो है चिट्टागोंग का इलाका है तुम्हारा, मैं सारा उसको कैप्चर कर लूँगा।
जोशिया ने डिसाइड किया अटैक करना इसके ऊपर कि भाई इसके ऊपर हम अटैक करें, बंगाल को कैप्चर ना कर लें। ठीक है, तो होता क्या है कि ये 19 वॉरशिप्स, 200 कैनन्स और 600 सोल्जर्स लेके ये अटैक कर देता है मुगल्स के ऊपर। ये पहली मर्तबा था जब इन्होंने अटैक किया। ठीक है, उसके बाद वॉर होती है, मुग़ल जीत जाते हैं। मुग़ल भाई उस वक्त पीक पे होते हैं, मुग़ल जीत जाते हैं, 1686 की बात है। ठीक है, मुग़ल जहाँ पे जीत जाते हैं। उसके बाद बात ये आती है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको जो है कैद कर लिया जाता है सूरत और ढाका के अंदर, और उसके बाद उनकी फैक्ट्रीज़ कैप्चर कर ली जाती हैं, जिसके अंदर होगली आ जाता है, पटना आ जाता है, कासिम बाज़ार आ जाता है। ठीक है, मैसूली आ जाता है। ठीक है, विशाखापट्टनम आ जाता है। ये सारे इलाके ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी के होते हैं, ये क्या कर लिए जाते हैं, कैप्चर कर लिए जाते हैं। ब्रिटिश ने अपोलोजाइज़ किया, ब्रिटिश ने काफ़ी साल यहाँ से इनसे माफ़ी मांगी, और मुगल्स ने कहा कि नहीं, आप लोग हमें ये बताएं कि हम आप लोगों को ट्रेड के लिए यहाँ पे अलाउ करें और आप हम पे यहाँ पे धमकियाँ देंगे और हमें हमारे इलाके कैप्चर करने की धमकियाँ देंगे। तो होता क्या है कि 1690 के अंदर इनकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली जाती है, 1.5 लाख फाइन के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी 1.5 लाख फाइन पे करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा जो है ना ट्रेड की इजाज़त दे दी जाती है। सर थिंकिंग डेवलप हो रही है, सारी चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, 1707 के अंदर होता कुछ यूँ है कि औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। सर औरंगज़ेब की जैसे डेथ होती है ना, ठीक है, औरंगज़ेब द लास्ट मुग़ल एम्परर था। इसकी जब डेथ होती है मुग़ल एम्पायर की, तो होता क्या है कि मुग़ल एम्पायर जो है वो वीक हो जाती है। मुग़ल एम्पायर जैसी वीक होती है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुग़ल एम्पायर कितनी सी रह जाती है। छोटी सी मैप के ऊपर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। औरंगज़ेब की डेथ के बाद आज़म शाह आता है, आज़म शाह आता है, शाह आलम वन आता है, जहानदार शाह आता है, फ़र्रुखसियार आता है। इंस्टेबिलिटी का पीरियड होता है, एक एक दो दो साल ये टिकते हैं सारे, और इनकी छुट्टी हो जाती है। 1707 के अंदर फ़र्रुखसियार आता है। फ़र्रुखसियार यहाँ पे आता है, और विलियम हैमिल्टन, सर कौन था ये सर्जन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये थोड़ा को फ़र्रुखसियार की किसी बीमारी का इलाज भी करता है, और दोबारा इसे जो है ना क्या करते हैं, इसकी ज़रा हमदर्दी हासिल कर लेता है फ़र्रुखसियार की। और हमदर्दी इतनी हासिल कर लेता है कि फ़र्रुखसियार इसे अलाउ करता है फ्री ट्रेड के लिए। कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई कुछ नहीं लिया जाएगा, आप लोग यहाँ पे ट्रेड करो। ठीक है जी। अब जब इतनी मेहरबानियाँ दिखाओगे तो सर आपको टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे होता यूँ है कि फ़र्रुखसियार जब अपनी मनमानी करता है, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर पिक्चर की फॉर्म में एक चीज़ समझाता हूँ। सर होता यूँ है कि ये मुकम्मल था इस तरह हमारे पास इंडिया, और कई स्टेट्स जो मुग़ल की ही होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, और जितने भी उनके गवर्नर्स थे वो ख़ुद नवाब कहलाना शुरू हो जाते हैं, और अपने आप को जो है वो ख़ुद रूल करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो मुग़ल्स को टैक्स पे करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो देखते हैं कि हेड क्वार्टर, मेन हेड फ़र्रुखसियार ने ही ब्रिटिशर्स को जो है टैक्स लेना मना कर दिया, ब्रिटिशर से टैक्स नहीं लेते, इतने ज़्यादा उन पे हमदर्दी हो रही है, तो ये सारी स्टेट्स जो यहाँ पे मुग़ल्स हैं, यहाँ पे मुग़ल्स हैं, यहाँ पे मुग़ल्स हैं, ये सारे हेड को यानी फ़र्रुखसियार को, अपने किंग को, मुग़ल को टैक्स देना बंद कर देते हैं। तो सर बताएं, जब टैक्स नहीं होगा स्टेट चलेगी? नहीं चलेगी। तो इन्होंने टैक्स देने बंद कर दिए, तो मुग़ल एम्पायर कोलैप्स हो गई। मुग़ल एम्पायर बिल्कुल वीक हो गई। जब मुग़ल एम्पायर कोलैप्स होती है तो किस तरह कोलैप्स होती है, इसको भी देखिएगा बहुत बुरी तरह। मराठास, सिख ने अटैक कर दिया मुग़ल के ऊपर, और कैप्चर कर लिया सारे एरियाज़, और उनको डिवाइड कर दिया इनटू स्मॉल किंगडम्स। छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर लिया। मैंने आप लोगों से एक चीज़ कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा कि मुग़ल एम्पायर किस तरह टूट के बिखरी। 1707 की बात करें तो औरंगज़ेब जब था, ये मुग़ल एम्पायर थी। ओके, और यहाँ देखें जब उसकी डेथ होती है तो देखें मुग़ल एम्पायर कितना बच गया। 1707 में डेथ हो रही है औरंगज़ेब की, और 1772 के अंदर हाल देखें मुग़ल कितने रह चुके हैं। सर अंदाज़ा हो रहा है? तो मुग़ल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब इतनी रह गई। अब बताएं। ठीक है, सो बंगाल वाज द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मुग़ल एम्पायर। सिर्फ बंगाल ही बचा जो टैक्स देता था मुग़ल एम्पायर को। तो बताएं सर कहाँ चलेगी स्टेट? और वो बंगाल जिसके टैक्स पे मुग़ल एम्पायर चल रही थी, उस बंगाल का नवाब अली वर्दी खान जो था, उसकी डेथ हो गई 1756 के अंदर। तो नया नवाब सामने आता है। देखिए नवाब कहलाना शुरू हो गए हैं। तो नया नवाब आ गया, नवाब सिराजुद्दौला।
एक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का रूलर था। ये जब आया ना, इसने कहा कि भाई बेशक मुग़ल एम्पायर कोलैप्स होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मैं ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। ठीक है भाई। इसको तीन कुछ चार मसले थे। पहला तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जगह जगह फ़ोर्ट क्यों बना रही है, ये फ़ोर्ट नहीं बनने चाहिए। उसके बाद ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुग़ल एम्परर्स को खुश करने के लिए उन्हें गिफ्ट्स देती है, तो इसका ये पॉलिसीज़ का मिस यूज़ करते हैं। तो कम से कम हमारे जो है ना शर्म आनी चाहिए, जितने भी हमारे किंग बैठे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ये काम नहीं करने चाहिए कि आप उनसे गिफ्ट्स लें और आप उनके टैक्स माफ़ करें और आप उनकी पॉलिसीज़ को मानें, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर पे ये कहता था कि सिराज ने एक्सपेल किया रेबल्स को फ्रॉम बंगाल। देखिए कई ऐसे जो बागी लोग थे, सिराजुद्दौला उनको बंगाल से निकाल देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको भर्ती करना शुरू कर दिया कि आओ हमारी फ़ौज बढ़ाओ, कल को मरना है जंग के अंदर तो तुम लोगों ने ही मरना है ना, तो कोई मसला नहीं है। तो ये जितने बागी होते थे बंगाल से, अवाम जो सिराजुद्दौला निकालता था, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि भाई आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, हमारे दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। तो ये कहता था कि नहीं, आप हमारे लोगों को पनाह क्यों दे रहे हैं, आप हमारे लोगों को हमारे खिलाफ लड़ाएंगे। होता यूँ है कि सिराज 3,000 सोल्जर्स लेके और कैप्चर करता करता है कलकत्ता फैक्ट्री को, और कलकत्ता फैक्ट्री के जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें किसी काल कोठरी के अंदर बंद कर देता है। रॉबर्ट क्लाइव वो साउथ इंडिया से आता है, ठीक है, फॉर सेटलमेंट बाय यूजिंग पॉलिटिक्स इंस्टेड ऑफ वेपन्स। वो सियासत इस्तेमाल, उसे पता होता है कि भाई ये बंदा बड़ा मजबूत है सिराज, इसको शिकस्त नहीं दी जा सकती, नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो थोड़ी सी पॉलिटिक्स खेलें। पॉलिटिक्स यहाँ पे उसने कौन सी खेली सर? पॉलिटिक्स ये खेली कि उसने इसके कमांडर, किसका, सिराजुद्दौला का कमांडर था मीर जाफिर, जो कि यहाँ पे ट्रेडर आया हुआ यानी कि गद्दार था। और यहाँ पे एक बंगाल का ही एक सेठ था, एक बड़ा रिच किस्म का पर्सन था, जुगत सेठ। मीर जाफिर और जुगत सेठ कहते हैं जब भी मरवाते हैं ना अपने मराते हैं बंदे को, ठीक है। तो मीर जाफिर और जुगत सेठ जो हैं उसको उसने अपने पास कर लिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि मैं वेपन से तो जंग जीत नहीं सकता, क्यों ना थोड़ी पॉलिटिक्स खेली जाए। तो सर ये हुआ कि इसने इन दोनों को अपने साथ मिला लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने कन्विंस कर लिया दोनों को, ठीक है। और फिर बैटल ऑफ प्लासी होती है 23 जून 1757 को, वॉर शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश आती है, इस जंग को हम जंग प्लासी कहते हैं। बारिश जब आती है तो मीर जाफिर जो हैं वो सारे वेपन्स जो हैं ओपन कर देता है, और मीर जाफिर फ़ौज को पीछे हटा लेता है, और मीर जाफिर गद्दारी करता है, सारे वेपन्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सो मीर जाफिर यहाँ पे उनको वादा ये लेता है कि मुझे नवाब सिराजुद्दौला की जगह मैं जो है किंग बनूं। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब वो इनकी नवाब सिराजुद्दौला बैटल हार जाता है और जंग हार जाता है, तो होता कुछ यूँ है कि ये, अब आप लोगों को एक मज़े की चीज़ बताऊं, वादा पूरा करते हुए बिल्कुल मीर जाफिर को किंग बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने वादा पूरा करने के लिए किंग बना दिया, ये पपेट राजा चाहते थे। सर पपेट समझते हैं, है ना, कठपुतली। ये वो चाहते थे कि हम वो राजा बिठाएं जो स्ट्रिक्ट ना हो, मीर जाफिर की तरह सख्त ना हो, उसको बिठाएं जो हमारा चमचा हो, है ना, सीधी बात करूं, हम उसको बिठाएंगे जो हमारा चमचा, और मीर जाफिर से बड़ा चमचा कौन हो सकता है, हम उसको बिठाएंगे। क्यों? ताकि हम उनकी पॉलिसीज़ कंट्रोल कर सकें, हम उनकी रेवेन्यू कंट्रोल कर सकें, उनकी पॉलिटिक्स कंट्रोल कर सकें, उनका ट्रेड कंट्रोल कर सकें। सर समझ आ रही है बात सारी की? यानी उसको बिठाएंगे तो ये सारा हमारा काम निकल आएगा। तो इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी फिर एक और दाव भी खेलती थी, मैं आप लोगों को वो भी बताऊं। ईस्ट इंडिया कंपनी जिससे भी जंग करती थी, जंग करने के बाद उन्हीं से फ़ाइन भी लेती थी। क्यों? इसलिए वो कहती थी कि जी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हमें जंग करना पड़ी है, तो हमारा जंग के अंदर इतना खर्चा हुआ है वो हमें आप लोग देंगे। देखें सर, ये वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो किले तामीर करने के लिए, जिसने सेंट जॉर्ज फोर्ट तामीर करने के लिए इजाज़त ली थी। थॉमस राय चल के आया था जहांगीर के पास कि सर हमें फैक्ट्री लगाने दो, आज क्या कर रहे हैं, ये देखें इतने मजबूत हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा किसी को अलाउ करोगे तो इस तरह होगा। तो ये होता कुछ यूँ है कि 3,000 करोड़ जो है ना वो इनसे ले लेते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का पता चल गया कि पॉलिटिकल कंट्रोल से ही हम चीज़ों को गेन कर सकते हैं। 1764 की बात आती है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर क्या होता है कि ड्यू टू पब्लिक प्रेशर, जब पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पब्लिक प्रेशर बढ़ने की वजह से बंगाल का नवाब, अवध का नवाब
और मुग़ल एम्परर, ये सारे मिल जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन वीक होती है। ठीक, कहाँ इनकी कोऑर्डिनेशन रह गई सर, कहाँ रह गई कोऑर्डिनेशन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। 1765 की बात होती है तो फिर ट्रीटी इलाहाबाद साइन की जाती है। मैं सारी ट्रीटीज़, हर वॉर और सारी ट्रीटीज़ मैं सेपरेट पढ़ाता हूँ, ये तो सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को। रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। सर छुट्टी हो गई बंगालियों की, है ना। बंगाल का गवर्नर कौन बन गया, चेक करें अब। कौन रहा? कोई नहीं रहा, आ गया रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो 1770 की बात आती है तो बंगाल और बिहार में बहुत ज़्यादा एक कहत आता है, 70 लाख से 1 करोड़ लोगों की वहाँ पे डेथ भी हो जाती है, क्योंकि एग्रेसिव पॉलिसीज़ थी ये उनकी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को समझा दूँ कि ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे हमारे पास ये मैसूर का इलाका है। मैसूर में हुकूमत थी मैसूर के राजा की, हैदर अली की। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। हैदर अली अभी वहाँ पे था। और ये जो पोस्ट आती है, जो हमारे पास कोस्ट आती है, ये मालाबार कोस्ट आती है। ट्रेड के लिए सबसे बेस्ट है, समझ आ रही सर? ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखती थी। होता ये था कि हैदर अली अलाउ ही नहीं करता था इनको कि आप यहाँ से ट्रेड करें। उन्होंने कहा कि यार जब तक साउथ में ना हम इस बंदे को नहीं हटाएंगे ना, हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा हमारा यहाँ पे आने का, हम तो ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये मेजर हर्डल थे ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ के लिए इन मैसूर। ठीक है, उसके बाद होता कुछ यूँ है कि 1761 के अंदर मैसूर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी एक वॉर होती है। हैदर अली वॉर जीत जाता है। ठीक है, फिर 1780 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ फ्रेंच को मिलाती है, फिर मैसूर के साथ फाइट करती है। तो होता यूँ है कि हैदर अली की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। और 1783 के अंदर फिर टीपू सुल्तान किंग बन जाता है, उसका बेटा अपना टीपू सुल्तान किंग बन जाता है। और टीपू बहुत सा एरिया भी अपना खो देता है। और टीपू स्टार्टेड वार प्रिपरेशन। टीपू ने फिर ये देखा कि जब मैंने अपने इतने इलाके खो दिए तो मेरे में कुछ कमी है। इसने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया, अपने वेपन्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया फ्रॉम फ्रेंच। ठीक है, और फिर यहाँ होता कुछ यूँ है कि कलर मैंने आप लोगों के लिए इसलिए किए कि देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी ये ब्लैक है। देखें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को किस तरह घेर लिया है, सर चेक करें। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ऊपर निज़ाम टेरिटरी है ये वाली, और मैसूर बीच में आ गया। देखें किस तरह घेर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो होता सर कुछ यूँ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सपोर्ट लेता है निज़ाम हैदराबाद से, मराठा से। देखें यहीं 1 मिनट के लिए रुक जाए, मैं मार्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी किससे सपोर्ट ले रहे हैं? मराठा से। जब जीत जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं को ही मारता है। जिनकी सपोर्ट लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी वापस उन्हीं को मारता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है सर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा से और निज़ाम हैदराबाद से सपोर्ट लेता है। देखें इधर से खुद इकट्ठे हो गए हैं, ब्लैक 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 सारा ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ऊपर से निज़ाम से सपोर्ट ले रहे हैं। तो सर बीच में तो ये फिर बर्गर बन गया ना, एक किस्म का सैंडविच बन गया मैसूर की रियासत। तो खैर इन्होंने दोनों बच्चे भी पकड़ लिए टीपू सुल्तान के, और उनसे ये कहा कि हमें 3000 करोड़ जो है ना फ़ाइन दें, इतना हमारा ख़र्चा हुआ है यहाँ पे इसको सीज करने में, इसको घेरने में, सारा हमारा इतना ख़र्चा हुआ है। तो टीपू सुल्तान रिफ्यूज़ कर देता है। फिर टीपू सुल्तान की वॉर के अंदर ही डेथ हो जाती है। यहाँ पे गद्दारी करता है यहाँ पे मीर सादिक। ठीक है जी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 2 मिलियन यूरो लेता है ज्वेलरी से, जब गले के अंदर घुस आते हैं और सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान के ख़जाने से 2 मिलियन यूरो के करीब यहाँ से निकाल के ले जाती है। ठीक है, और फिर 1803 की बात आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल कैपिटल दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया। और हाँ ये देखें, मार्क किया था मैंने आप लोगों के लिए कि मराठा की हेल्प तो ले रहे हैं, फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा की भी ऐसी तैसी करती है। तो आल्सो डिफीटेड मराठा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास को भी यहाँ पे फिर डिफीट किया। फिर बाद के अंदर वो सिख एम्पायर को भी ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लेती है। 1847 की बात होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाती है जिसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होती है? सर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये होती है कि कोई रियासत जिसको कोई हेड कर रहा हो और उसका कोई बेटा यानी कोई मेल मेंबर ना हो आगे, तो जब उस किंग की डेथ होगी और रूल करने वाला कोई नहीं होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ले लेगी। ये देखें, तो इस तरह कई ऐसे होते हैं। यहाँ पे उदयपुर हो गया, इसकी किंग की डेथ होती है, झांसी, अवध, ये सारे कंट्रोल में चले जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दिन ब दिन ब्रॉड होती जाती है, एक्सपैंड होती जाती है। तो 1858 के अंदर गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पे लागू कर देते हैं, तो इंडिया को एम्पायर का पार्ट बना दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि एक पूरा पार्लियामेंट बिठा लिया जाता है। पीछे से कहते हैं ब्रिटिश से ऑर्डर आता है कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे ले चल रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पे ख़त्म होता है और ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। ठीक है,
होते वही हैं, बस ब्रिटिश क्राउन को शिफ्ट कर लिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, तो ये फिर इन पे जो है ना फ्रॉड के केसेस लगते हैं, ब्राइबरी के लगते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स के केस लगते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमने तुम्हें ट्रेड करने के लिए भेजा था, आप क्या करना शुरू हो गए सारे। ठीक है, हमने आपको पावर्स इसलिए नहीं दी थी किंग एलिजाबेथ ने आपको। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन इकोनॉमिस्ट उस्ताद पटनायक क्या लिखते हैं, एक अच्छा रेफरेंस बता रहा हूँ, जो लोग CSSPMS की तैयारी कर रहे हैं वो ये कोट कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस ब्रिटिश ने यहाँ पे इतना लूटने वाला काम किया। ठीक है, एक वर्ड यूज़ होता है लूटेड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 45 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने 2 साल के अंदर इंडिया से लूटे। ठीक है, तो मॉडर्न कैपिटलिज्म की बेस ही लूटिंग सिस्टम पे है। आज अगर फिर आप देखें वेस्टर्न कल्चर को, तो वेस्टर्न सारी चीज़ें, तो अब ये नहीं है कि इनोवेशन की वजह से वो ऊपर आए हैं, वो ज़्यादा लूटिंग सिस्टम से ऊपर आए हैं। ठीक है, तो दिस लूटेड एक्ट नॉट फ्रॉम इनोवेशन, ये सारा जो है ना ये इनोवेशन से नहीं आया, लूटेड एक्ट से उनकी डेवलपमेंट हुई है। सो 1765 से लेकर 1945 तक उन्होंने लूटा इसको। सर अब हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के क्विक MCQs, और सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो गई है, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज़ समझ आ गई, बजाय इसके कि मैं 2 पार्ट बनाता, मैं एक ही उसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को बनी। फर्स्ट फैक्ट्री जो उन्होंने है वो सूरत के अंदर लगाई। फर्स्ट यूरोपियन केम इन द सब कॉन्टिनेंट, वो पुर्तगीज़ था। और साउथ एशियन जो सी रूट है डिस्कवर्ड बाय पुर्तगाली, वास्को डे गामा को पता चला कि भाई एक यहाँ पे रूट जाता है और साउथ एशियन सी रूट यहाँ पे निकल के आता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड ड्यूरिंग अकबर एरा, है ना, 1600 है ना, तो अकबर का एरा ही हुआ। तो उसके बाद सर अगली जो चीज़ हमारे पास आती है वो ये आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर एरा के दौरान बन रही है। जहांगीर ने अलाउ किया था किसको, थॉमस राय को 1615 के अंदर। सर 13 नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा, 1615 है। सर थॉमस राय ने गिफ्ट शिफ्ट भेजे 1615 के अंदर, और जहांगीर ने फिर उसको अलाउ कर दिया। ब्रिटिश एम्बेसडर था थॉमस रॉय, आपको पता होना चाहिए, थॉमस रॉय। ठीक है, ROE, थॉमस रॉय कर लें। ठीक है जी, तो इसको अलाउ किया गया। उसके बाद डॉक्टर ने इसको किया था, ट्रीट भी किया था, डॉक्टर हैमिल्टन था, आपको मैंने अभी बताया सारा, फर्रुखसियार को ट्रीट किया था। ठीक है, वांडी वाश की वॉर होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर होती है 1760। ठीक है, वांडी वाश की वॉर होती है। तो यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1664 के अंदर, पता होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था, वैरन हेस्टिंग था। आगे जाके हम सारे गवर्नर जनरल्स की लिस्ट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी फर्स्ट गवर्नर जनरल आपको पता होना चाहिए वैरिंग हेस्टिंग है। लास्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वाइसराय लॉर्ड म्यू को किल कर दिया जाता है, इन्हीं का वाइसराय होता है, उनको किल कर दिया जाता है 1872 के अंदर। पास्ट पेपर्स के अंदर ये आया तो आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे ऊपर एक चीज़ मशहूर है कि जी अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 100 साल हुकूमत की। सर 100 साल नहीं है, हमारे ऊपर इन्होंने हुकूमत की सर 90 साल। कितने साल हुकूमत की सर, 90 साल इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की। 1857 से लेकर 1947 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर रूल किया। असल में कहें तो ब्रिटिश रूल आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद सर काम की बात यह है कि 1857 के बाद गवर्नर जनरल नहीं रहा, गवर्नर जनरल को वाइसराय कहना शुरू कर दिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल से वाइसराय का ओहदा कब शिफ्ट हुआ। लास्ट वाइसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। अब हम कुछ बैटल्स और उनकी सारी ट्रीटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी हो रही है 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। लॉर्ड क्लाइव, मीर जाफर ने गद्दारी की थी, लॉर्ड क्लाइव जीत गया था, सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई थी। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। बैटल ऑफ बक्सर हुई है 1764 के अंदर। बंगाली, मुगल, अवध सारे मिलके ब्रिटिश के ऊपर इन्होंने अटैक किया, लेकिन सारे वीक थे, कोऑर्डिनेशन बहुत वीक थी, तो ब्रिटिश जीत गया और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो गई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुई, किस वॉर के बाद साइन हुई, आप लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर हुई। अहमद शाह दौरानी या अहमद शाह अब्दाली कल को आ जाए तो पता होना चाहिए, और मराठा सल्तनत के बीच में हुई, तो मराठों को शिकस्त हो गई और अहमद शाह अब्दाली जो है यहाँ पे जीत गए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर की 4 जंगें हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर हो रही है 1766 से 1769, जिसमें हैदर अली ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ा और फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। सेकंड बैटल ऑफ मैसूर हुई 1780 से 84, जिसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 के अंदर, लेकिन फिर टीपू सुल्तान लड़ता है ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, और टीपू सुल्तान जीत जाता है। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ मैसूर होती है 1790 से लेके 92 तक, जिसमें टीपू सुल्तान, निज़ाम हैदराबाद, मराठे, ये तीनों जो है ना वो साइड पे हो जाते हैं। ब्रिटिश जो है इसको क्या करता है, ब्रिटिश कर लेता है कैप्चर मैसूर को पूरा। ठीक है, अच्छा उसके बाद होता यूँ है
कि उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम साइन की जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम साइन की जाती है। फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर के अंदर मीर सादिक गद्दारी करता है और टीपू सुल्तान शहीद हो जाता है। ब्रिटिश निज़ाम, हैदराबाद और मराठा ये इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ सर हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की, सारी वॉर्स, सारी बैटल्स और डिटेल में हमने चीज़ों को कवर किया। उम्मीद है आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल्स, ट्रीटीज़ के बीच में आज के बाद मसला नहीं होगा, ठीक है जी। थैंक यू।